हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज लेक्चर 4 में ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरॉन फैमिली को एक्सप्लेन करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके पहले का जो भी कंटेंट था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर से पहले का वो डिस्कस किया है। तो प्रीवियस लेक्चर को देखकर आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जो प्रीवियस में हम लोग डिस्कस करते हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लीजिए और काफ़ी हेल्पफुल हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। तो आज देखेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव, जैसे सोडियम, ठीक है। मैं बेसिकली इस केस में मेटल के केस में सोडियम को लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझना ईजी रहता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल के क्या बनाता था, Na+, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, क्योंकि Na क्या है? Na हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है और हमको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अगर होता है पीरियडिक टेबल में तो वो ग्रुप 1 का होता है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में हमारा सोडियम आता है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है। The electropositive or metallic nature of the element increase from boron to aluminium, but then decrease from aluminium to thallium. This is shown by the standard electrode potential. ठीक है। तो सबसे पहली बात बता दें कि किसी भी एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर पता होने के लिए हमको पता होना चाहिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैसे पता चलता है? रिडक्शन पोटेंशियल से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिलेट करता है मेटालिक कैरेक्टर से, ठीक है। और ये रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिस्पेक्ट में हम अपने मेटल का यूज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर देखते हैं कि वो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, ठीक है। और या जो भी आ रही वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ डेटा को स्टडी करते हैं, फिर पता चलता है कि मेटालिक कैरेक्टर है या नॉन मेटेलिक है या मेटलॉइड है, ठीक है। तो ये जनरली डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो ये एक होता है एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना दैट मेटालिक कैरेक्टर को बताने का। तो मेटालिक कैरेक्टर पता करने के लिए हमको रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है। बट ये डेटा हम लोगों को नहीं पता होता है जनरली, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल होता है। तो हम लोग एक पैटर्न को सीखते हैं, ठीक है। पीरियडिक टेबल इसीलिए जो है डिज़ाइन की गई है एक स्पेशल तरीके से, ठीक है, जिससे हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। तो बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, एल्यूमिनियम टू थैलियम डिक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि बोरॉन सबसे इजी वे में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की कैपेसिटी रखेगा, ठीक है। बोरॉन 3+ बना लेगा इजीली, ठीक है। और एल्यूमिनियम इससे ही इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, 3+, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होती है। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे के जो होते हैं गैलियम, इनिडियम एंड थैलियम, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, इनमें डिक्रीज करने लगता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा थैलियम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में इतना फिजिबल नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर नहीं समझ में आएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें ब्रिज बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। कि जनरली जो होता है गैलियम, बोरॉन टू थैलियम, ठीक है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अनस्टेबल होता जाता है और +1 स्टेबल होता जाता है। अब यहाँ पे अगर इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, इसका मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। और एक इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है और बोरॉन हमारा 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बोरॉन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा, ठीक है। मतलब कि नीचे के साइड में आने से हमारा डिक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर।
ओके, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज करता है, इसके बाद में नीचे के साइड में डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन था इसका। द इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज द यूजुअल ट्रेंड डिसेंडिंग ए ग्रुप एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम में क्यों एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, इसका यहाँ पे बताया गया साइज फैक्टर, ओके। क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, और हमको पता है कि अगर लार्ज साइज है किसी चीज़ का, किसी एटम का, तो उसका सेल क्या होगा, ज़्यादा दूर तक होगा, और दूर के सेल और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा, इसलिए उसको निकालना आसान है, ठीक है। जबकि बोरॉन का साइज छोटा होता है, तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट ये न्यूक्लियस के पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में हमको ज़्यादा एनर्जी लगती है, या बोल सकते हैं इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का इसीलिए ज़्यादा होता है बिकॉज साइज़ ज़्यादा होता है, डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होता है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में दे रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे M3 प्लस एंड M, और यहाँ पे M प्लस एंड M। इसका मतलब क्या है, देखो ये डेटा किसी यूजुअली एक ट्रेंड को समझने के लिए है, एविडेंस, ठीक है, जिसको कहते हैं एविडेंस, कि ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। ठीक है, लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रट लेते हैं कि बोरॉन टू एल्यूमिनियम इंक्रीज करेगा और गैलियम टू थैलियम जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको इसका एविडेंस है ये डेटा, ठीक है। डेटा याद नहीं करना होता है, बट अपने एक्सप्लेनेशन को चेक करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे M2 M3 प्लस, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो ये M3 प्लस, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे कि ये पैटर्न होता है रिडक्शन को दिखाने का, ठीक है। क्योंकि हमको पता है जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो क्या करता है, रिडक्शन होता है उसका, ठीक है। ये रिडक्शन को शो करता है। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये ऑक्सीडेशन को शो करता है, ठीक है। तो जनरली हम जो आईयूपीएसी ने सजेस्ट किया है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आईयूपीएसी ने सजेस्ट किया है कि जो भी नोटेशंस होंगे उनको हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में ही करेंगे, ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, कोई भी किसी भी लेवल की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको वहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं पे भी मेंशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखा जाएगा, ठीक है। उसने एक स्टैंडर्ड मान के इस चीज़ को कहा है, ठीक है, कि इसी स्टैंडर्ड में हमेशा जो है इसको इसके डेटास तैयार करने हैं, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो यहाँ पे ये हमेशा रिडक्शन में होगा, ठीक है। ये देखो रिडक्शन है, यहाँ पे भी रिडक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन क्या है, M++1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखना यहाँ पे है, ये जो निगेटिव साइन होता है, निगेटिव साइन ये दिखाता है कि हमारा कितना ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है, क्योंकि ये ई नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। अब वैसे मैं ज़रा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं बेसिक का बता देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि ई नॉट की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होती है, उतना ही ई नॉट की वैल्यू अगर निगेटिव जा रही है ज़्यादा, ठीक है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा निगेटिव उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो, और पॉजिटिव में जाएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बोरॉन से एल्यूमिनियम इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे 0.87 से 1.66 इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि निगेटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव में जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये है इसका डेटा। इन्हीं में अगर देखो, बोरॉन में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबसे स्टार्टिंग में, कि बोरॉन जो होता है ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए यहाँ पे बोरॉन में +1 का डेटा ही नहीं दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये +1 शो ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसके डेटा डेटा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 का इंक्रीज, यहाँ पे +1 का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है नीचे के साइड में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि डेल्टा जी की निगेटिव वैल्यूज जितना इंक्रीज करेंगी रिडक्शन पोटेंशियल उतना इंक्रीज करेगा, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी उतना इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ निगेटिव वैल्यूज इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करे, ठीक है। दैट इज एविडेंस, ओके। तो आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करिए और फिर से इसको एक बार समझने की ट्राई करिए, ठीक है। ईजी है, आ जाएगा।
ठीक है? बट डेटा को अगर हम एक बार देखो, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो एट दिस टाइम आपको लगेगा कि एक ही चीज़ को इतनी देर एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है? बट रियली ये है कि एक बार अगर आप इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन को सीख लेंगे, ठीक है? सीखने के बाद आपको कोई भी बुक दे दी जाएगी, ठीक है? तो आप उसको 75% कम टाइम में उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? और उसको कितना भी डिफ़िकल्ट डेटा लिखा हो, आप उसको समझ सकते हैं कि आखिर लिखा क्या है, ठीक है? तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी रोल बता दिया, ठीक है? जनरली लोग इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो अब स्किप कर देंगे, अब यहाँ पे है तो क्या है, ठीक है? उसको पढ़ोगे नहीं तो मतलब क्या है उस चीज़ का, ठीक है? स्किप कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है क्योंकि केमिस्ट्री 3 अलग बनी है, लेकिन ये हम लोगों ने बनाई है, ठीक है? इसका कोई ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम इसमें सीख नहीं सकते हैं, ठीक है? हम सबको एक साथ सीखेंगे, ठीक है? तभी हमको आएगा, ठीक है? बाकी मार्क्स के लिए तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है? उसके लिए नोट्स बेहतर है, उसके लिए बुक्स एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नोट सफिशिएंट है, ठीक है? बुक एक्सप्लेनेशन आप तभी देखें जब आपको लगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट के बीच में एक अच्छा ब्रिज बनाना है, ठीक है? कि हमसे कोई भी कुछ भी चीज़ पूछे तो हम उसको रिलेट कर पाएँ एक दूसरी चीज़ से, ठीक है? ठीक है? तो इसलिए ये बुक का एक्सप्लेनेशन इसलिए सही है, ठीक है? बाकी मार्किंग के लिए तो बेहतर ही है क्योंकि बुक से बाहर से कभी नहीं आ सकता। बट ये टाइम टेकिंग है क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि एक हेडिंग को समझने में 2, 3, 4 मिनट लगता है, ठीक है? जो कि जनरली नोट्स में तो 1 लाइन में लिखा होता है। कुछ चीज़ें लिखी भी नहीं होती, डेटा दिया ही नहीं होता है। डेटा को समझने का मेथड भी नहीं दिया होता है, ठीक है? डेटा आज तक समझना सिखाया ही नहीं जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बुक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई नॉट फॉर M3 प्लस एम बिकम लेस नेगेटिव, ठीक है? ये जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को यहाँ पे कंक्लूड करके लिखा गया है, ठीक है? ठीक है? जितना मैंने बताया है वही कंक्लूड करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है फिर से समझने की, रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फैमिली के लिए, ठीक है? तो आयनाइजेशन एनर्जी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ग्रुप के लिए, ठीक है? क्योंकि ये ट्रेंड फॉलो करता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव हम कहाँ से कर पाएंगे? या तो साइज में बड़ा हो, ठीक है? तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है? इजीली निकल जाएगा इसका मतलब क्या है? अगर साइज इंक्रीजेज, यहाँ पे बता दें, साइज इंक्रीजेज देन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and electron is more, so डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक अट्रैक्शन डिक्रीज, डिस्टेंस बढ़ती तो हमको पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ओके? सो डिस्टेंस इंक्रीजेज, इन्वर्सली रिलेशन होता है, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, सो इसको क्या होगा, कम ज़रूरत पड़ेगी, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे टूट जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि साइज इंक्रीज करेगा तो हमको लेस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ठीक है? ये समझ सकते हैं, डिक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी, ये है कंक्लूजन इसका, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख लें, डेटा दे रखा है, ठीक है? डेटा दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है? ज़्यादा कुछ बताया नहीं, यहाँ पे बस ये बता रखा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, सेकेंड ज़्यादा होती है और थर्ड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है? ठीक है? सबसे कम फर्स्ट होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है? क्योंकि 2s2 2p1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे s2 कंप्लीट सेल है तो निकालना और ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि IE1, IE2 एंड IE3, इसका मतलब क्या होता है कि 2s2 2p1 से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2s2 2p0 के लिए, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2s1 p0 के लिए, एंड थर्ड भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2s0 एंड 2p0 के लिए, ठीक है? इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है? I1 IE1 IE2 एंड I, तो ये होता है इनका रिलेशन। सॉरी, कहाँ चला गया?
ये यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कम लगती है ना, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद देखेंगे डेटा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट डेटा ही दे दिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो लिखा है आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद में छोटा सा एक ट्रेंड दे दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके बाद डेटा दे दिया है कि डेटा को देखो, उसके बाद आगे के एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि डेटा यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की, फिर उससे कम हो जाती है किसकी, एल्यूमिनियम की, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं बोरॉन टू एल्यूमिनियम क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज करता है। फिर एल्यूमिनियम से गैलियम देखो, इंक्रीज कर रहा है, 5772 टू 579, तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर गैलियम टू इंडियम तक क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कितना अच्छा ट्रेंड है, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है, हर दो के बीच में, बोरॉन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज, एल्यूमिनियम टू गैलियम इंक्रीज, गैलियम टू इंडियम डिक्रीज, एंड इंडियम टू थैलियम इंक्रीज, ठीक है। और ये सब में सेम ही होगा, ठीक है, सम कर दिया तीनों का। अब देखो यहाँ पे भी वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि नहीं, वही फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज कर गया है एट लास्ट, ठीक है। तो ये ट्रेंड अलग है, इस ट्रेंड को हमको सीखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ठीक है, ओके। ये ट्रेंड तब सीखने की जरूरत होती है जब हमको पूछ ले कोई B+3 AL+3 और इन सब के लिए, तब ये जरूरत होती है, ठीक है। वैसे जनरल हमको सबसे ज़्यादा काम इसका होता है, बाकी इन तीनों का ट्रेंड सेम ही रहता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, इन तीनों में सेम ट्रेंड चलेगा, बट ये सम कर देंगे तो थोड़ा सा अलग आ जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, तो कितना सिंपल है, ट्रिक यूज करो, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, बस याद रहेगा, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म आयंस एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बोरॉन की बात की गई है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, द अदर एलिमेंट्स नॉर्मली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्शन एक्सेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि सॉल्यूशन में बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, और जनरली बनाते हैं नॉन इक्वस में, या कह सकते हैं एनहाइड्रस के केस में, एनहाइड्रस सॉल्यूशन में ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद में आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डू नॉट डिक्रीज स्मूथली डाउन द ग्रुप, द डिक्रीज फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम यूजुअली ट्रेंड on descending a group associated with increase in size, the poor shielding by d electron and the resulting d block contraction affect the value for the later element। हाँ, यहाँ पे अगर बात करें कोई कि ये ऐसा ट्रेंड क्यों आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन को, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब स्टार्ट हो रही हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन वाला पोर्शन हमको क्या करना है, देखो मैं बता दूं, रिएक्शन वाले पोर्शन में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, क्योंकि रिएक्शंस आपको पता है कि मेन ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आपकी पीरियडिक टेबल में अगर हम सिर्फ मेन ग्रुप की बात करें, तो मेन ग्रुप में हमारे पास 25 एलिमेंट्स स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर 25 एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे और हर एक एलिमेंट की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करने लगेंगे, तो हर एक एलिमेंट की कम से कम तो 20 टू 25 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और 20 टू 25 का अगर हम यहाँ पे निकाल लें, दैट इज़ 500 रिएक्शंस हो जाती हैं, और वो भी 500 ऐसी रिएक्शंस जो किसी पैटर्न पे नहीं है, ठीक है, विदाउट पैटर्न के होती हैं सारी रिएक्शंस, ठीक है, कि हमको पता चल जाए ऑर्गेनिक की तरह कि यहाँ पे ये अटैक करेगा, वो अटैक करेगा, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, जिससे आप उसको सीख पाएँ, ठीक है। बट यहाँ पे मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा 90% रिएक्शंस को ऐसे बताने की जहाँ पे एक पैटर्न, एक मेथड होगा, ठीक है, और उस मेथड से आप दूसरे ट्रेंड्स को कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है। ठीक है, वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे कनेक्शन करना है, और कैसे इन 500 रिएक्शंस को ऐसे याद करना है कि 1-2 बार याद करके आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, कि रिएक्शन होती कैसे है। अगर उस चीज़ को आप समझ गए तो आपको उसको प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने में। नहीं, ये 500 रिएक्शन, और एग्ज़ाम में इससे कितनी आती हैं, 2 रिएक्शंस, 1 रिएक्शन,
ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि जो नोट्स में रिएक्शन लिखी हैं, उनसे आती भी नहीं है, ठीक है? बुक में तो 500 से ज़्यादा ही रिएक्शन होंगे, ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को याद करने के लिए फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे और उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? क्योंकि एफर्ट करने में तभी ठीक लगता है जब रिस्पॉन्स जो हो अच्छा आए, ठीक है? ठीक है? क्योंकि यूट्यूब का स्टार्टिंग जर्नी जो होती है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि उसमें ज़्यादा मेहनत करने के लिए यही एक तरीका है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिले, ठीक है? तो आगे का वर्क करने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और एक्सप्लेनेशन को देखिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी क्वेश्चंस लगें, ठीक है? आप कमेंट में इन क्वेश्चंस को डाल दीजिए, ठीक है? मैं लेक्चर्स पे या जब भी होगा, मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूँगा और उसपे जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे, उनको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि आप कमेंट्स करिए, आपको जो नहीं समझ में आया है, ठीक है? और बुक को एक तरफ से रीड करिए, ठीक है? ओके? और आप स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं लेक्चर्स क्योंकि जहाँ पे अगर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं और मैं उसको बहुत टाइम तक एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहाँ पे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सही बताएँ तो ये बुक या ये चैप्टर मेन ग्रुप जो है, ये काफ़ी लंबी है, अगर आप इसको कम टाइम में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लॉस है, ठीक है? कि एक ही मेन ग्रुप ही आप 1 महीने तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन अब मुझे इतना करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो तभी आपको समझ में आएगा। तो हम अपनी ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आपको देखना है कि आपको कैसे उसको कनेक्ट करना है अपने से, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया होगा जितना भी कॉन्सेप्ट आज बताएँ, कल देखेंगे रिएक्शन ऑफ बोरॉन्स, ओके? सो थैंक यू।